स्टूडेंट्स, दरअसल सत्य अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर तहे दिल से आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लगातार अपने सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट्स के लिए जो अंग्रेजी विषय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूं और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में चौसर एज बल्कि उससे भी पहले एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मल पीरियड, उसके बाद चौसर पीरियड, उसके बाद एलिजाबेथन पीरियड, फिर धीरे धीरे चलते चलते हम लोग रोमांटिक एज तक आ गए हैं। और उस दिन मैंने रोमांटिक एज का पार्ट 1 आपको दिया था जिसमें कि मैंने आपको रोमांटिक एज कंप्लीट कर चुके हैं और विक्टोरियन एज पर आ गए हैं जिसमें कि विक्टोरियन एज से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो दिया था। और जो विक्टोरियन एज कब से स्टार्ट हुआ, उस समय रानी विक्टोरिया जब बनी तब उनके नाम से विक्टोरियन एज नाम पड़ा है और कब से लेकर कब तक ये चला वो सब मैं आपको बता चुका हूं। उस समय की जो परिस्थिति थी, जो स्थितियां थी, उनके बारे में भी मैंने अवगत कराया। और उसके बाद मैंने कहा था कि आगे के वीडियोस में मैं विक्टोरियन एज में जो राइटिंग हुई है, जो जेनर्स अलग अलग लिखे गए, उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज उन्हीं को लेकर मैं आपके लिए ये विक्टोरियन एज पार्ट 2 लेकर आया हूं और इसमें मैंने पहली हेडिंग आपके लिए लिखी है विक्टोरियन प्रोस। क्या लिखी है साहब? विक्टोरियन प्रोस, यानी कि विक्टोरियन एज पार्ट 2 में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विक्टोरियन प्रोस के बारे में और उसके बाद विक्टोरियन ड्रामा के बारे में। फिर हमारे दो बचेंगे, विक्टोरियन नॉवेल और विक्टोरियन पोइट्री, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर विक्टोरियन एज में ही कुछ और भी अलग प्रकार की पोइट्री लिखी गई हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं हम विक्टोरियन प्रोज। अब विक्टोरियन प्रोज की जब हम बात करें तो हम क्या कहें, अगर विक्टोरियन एज के साहित्य की जब मैं बात करता हूं तो विक्टोरियन एज के साहित्य में जो मोस्ट डोमिनेटिंग जर्नल रहा है राइटिंग का वो प्रोज राइटिंग नहीं रहा साहब। मोस्ट डोमिनेटिंग राइटिंग का जर्नल रहा है आपका पोइट्री। लेकिन फिर भी अगर मैं कहूं तो दो प्रमुख लेखक हुए हैं जो कि प्रोज राइटर हुए हैं जिन्होंने विक्टोरियन एज में अपनी एक अलग पहचान बनाई, अपनी छाप बनाई है। आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम में। तो जब मैं बात करता हूं तो दो आपके राइटर हैं, तो कुल मिलाकर दो प्रोज राइटर्स आपके ऐसे हुए हैं जिन्होंने की अपना एक विशेष कंट्रीब्यूशन दिया प्रोज राइटिंग में और विक्टोरियन एज में अपनी पहचान बनाई प्रोज राइटर के रूप में। तीसरे राइटर जो है वो एक ड्रामेटिस्ट हैं जिनका नाम है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उनकी पहचान एक ड्रामेटिस्ट के रूप में है, लेकिन प्रोज राइटिंग में उन्होंने बहुत थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है और उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो ड्रामास लिखे हैं उनको प्रोज में राइटिंग के दौरान उन्होंने उनकी प्रीफेस जो है वो प्रोज में लिखी है, तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो जो दो प्रमुख हमारे प्रोज राइटर हैं विक्टोरियन एज के, अब हम उनकी बारे में बात करते हैं। सबसे पहला नाम मैंने लिखा है थॉमस कार्लाइल। क्या नाम लिखा है साहब? थॉमस कार्लाइल। जन्म होता है इनका 4 दिसंबर 1795 को, 4 दिसंबर 1795 को और डेथ होती है 5 फरवरी 1881 को। क्या नाम है साहब? थॉमस कार्लाइल। 4 दिसंबर 1795 में जन्म और 5 फरवरी 1881 में इनकी डेथ हो जाती है। बाय प्रोफेशन क्या है साहब ये? बाय प्रोफेशन एक तो प्रोज राइटर है, ये प्रोज राइटर के साथ साथ हिस्टोरियन भी हैं, इतिहासकार भी हैं। प्रोज राइटर हैं, इतिहासकार हैं और साथ ही साथ एक टीचर भी है। क्या है साहब? टीचर भी है। प्रोज राइटर हैं, हिस्टोरियन हैं और एक टीचर भी हैं। अब जब मैं इनकी राइटिंग की बात करता हूं, जो इनकी लेखनी है, तो इनकी राइटिंग स्टाइल को अगर मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा अन्य जितने भी प्रोज राइटर्स हैं, कार्लाइल साहब की लेखनी जो है वो उन सभी प्रोज राइटर्स से बिल्कुल अलग है। यानी कि इनकी राइटिंग जो है, प्रोज राइटिंग जो है, वो किसी अन्य अंग्रेजी साहित्य के प्रोज राइटर से मैच नहीं करती है। इनकी जब आप एसेस को पढ़ेंगे, इनकी एसेस के बुक्स को पढ़ेंगे, जो कलेक्शन है इनके एसेस के, तो आप देखेंगे कि इनके एसेस में वर्तमान और भविष्य के बारे में बातें नहीं मिलती, बल्कि इनके एसेस में पास्ट इवेंट्स और पास्ट के लोगों के बारे में ये एसेस लिखा करते थे। इनके बारे में पास्ट की घटनाओं के बारे में, पास्ट इवेंट्स के बारे में और पास्ट के लोगों के बारे में ये अपने एसेस में लिखा करते थे। जहां तक इनकी फिलॉसफी की बात है, दर्शन की बात है, तो इनकी फिलॉसफी भी अन्य प्रोज राइटर्स से बिल्कुल डिफर थी।
ठीक है ना। इनकी फिलॉसफी भी अन्य प्रोज राइटर से बिल्कुल अलग थी। और ये ऐसे राइटर हैं जितने की पास्ट के आप कह सकते हैं कि पास्ट के लोग हैं जिन्होंने की महान कार्य किए हैं, तो ये महान लोगों को क्या मानते थे, अपना हीरो मानते थे। तो दो तीन बातें फिर से मैं जल्दी से आपको रिपीट कर रहा हूं कि इनकी राइटिंग स्टाइल क्या है, दूसरे प्रोज राइटर से अलग है। ये जो है वह अपने प्रोज के माध्यम से, अपने एसेस के माध्यम से, तो ये क्या करते हैं, पास्ट के लोगों के बारे में और पास्ट की घटनाओं का जिक्र करते हैं। इनका दर्शन जो है वो अलग है बिल्कुल अन्य प्रोज राइटर्स की अपेक्षा, और ये पास्ट के महान लोगों को अपना हीरो मानते हैं। तो ऐसे राइटर हैं आपके थॉमस कार्लाइल। इनके प्रमुख जो एसेस हैं उनका कलेक्शन जो है, जैसे कि एक मैं नाम ले रहा हूं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और ये क्या है इन 3 वॉल्यूम्स। इनकी बुक का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसके कितने वॉल्यूम्स हैं साहब, 3 वॉल्यूम्स हैं। और इसका पब्लिकेशन कब हुआ है, 1837 में। कब पब्लिकेशन हुआ, 1837 में। इसी प्रकार से इन्होंने, देखो मैंने कहा कि पास्ट के लोगों को ये क्या मानते थे, या पास्ट के महान लोगों को अपना हीरो मानते थे। तो इनके जो कलेक्शन ऑफ एसेस हैं उनके नाम भी उसी प्रकार से रखे हैं इन्होंने, जैसे कि ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरो इन हिस्ट्री। ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। और इसका पब्लिकेशन कब है साहब, 1841 में। कब पब्लिकेशन हुआ, 1841 में। तो ऐसे राइटर हैं आपके थॉमस कार्लाइल साहब। थॉमस कार्लाइल को एक और चीज के लिए जाना जाता है, इन्होंने इकोनॉमिक्स को, मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इकोनॉमिक्स को द डिस्मल साइंस कहा है। क्या कहा है साहब, द डिस्मल साइंस। कार्लाइल साहब वह लेखक हैं जिन्होंने की इकोनॉमिक्स को द डिस्मल साइंस का नाम दिया है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि which English author called economics the dismal science, and the answer is थॉमस कार्लाइल। तो ये राइटर हुए आपके थॉमस कार्लाइल। अब हम लोग दूसरे राइटर पर आते हैं और नाम है इनका रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, शॉर्ट में ये फेमस है आरएल स्टीवनसन नाम से। किस नाम से फेमस है, आरएल स्टीवनसन नाम से। जन्म होता है इनका 1850 में और मृत्यु हो जाती है 1894 में, यानी 1840 में बर्थ है और 1894 में इनकी डेथ हो जाती है, आरएल स्टीवनसन साहब। अब स्टीवनसन की बात अगर मैं कहूं तो देखिए बिल्कुल दोनों थॉमस कार्लाइल और स्टीवनसन हैं जरूर विक्टोरियन एज के राइटर, लेकिन दोनों की प्रोज राइटिंग जो है बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। जहां कार्लाइल साहब पास्ट इवेंट्स पर ध्यान दिया करते थे, पास्ट की लोगों पर ध्यान दिया करते थे, पास्ट के महान लोगों के ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी की है, वहीं इसके जस्ट अपोजिट स्टीवनसन साहब जो हैं, इनके एसेस जो हैं उनको आप कह सकते हैं कि मानव कल्याण के लिए समर्पित हैं। किसके, आरएल स्टीवन साहब के एसेस जो हैं वह मानव कल्याण के लिए समर्पित हैं, फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए इन्होंने अपने एसेस लिखे हैं। ये क्या चाहते हैं भैया, ये अपने एसेस में व्यक्त करते हैं कि मानव प्रगति और मानव की प्रसन्नता, यानी कि ह्यूमन प्रोग्रेस और ह्यूमन हैप्पीनेस में जितने भी बाधक तत्व हैं, जितने भी बाधक तत्व हैं, वो सभी तत्व समाप्त हो जाए। कैसे भी करके वो ये चाहते हैं अपनी राइटिंग के से कि जो मनुष्य की प्रगति में, मनुष्य की प्रसन्नता में जितने भी बाधक तत्व हैं, ये अपनी लेखनी से उनको समाप्त करना चाहते हैं। जैसे कि इनका एक ऐसे है, मैंने नाम भी लिखा है यहां, जो मोस्ट प्रमुख मतलब मोस्ट फेमस इनका ऐसे है, नाम है एपोलॉजी फॉर आइडलर्स। नाम क्या है साहब, एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स। तो एन एपोलॉजी फॉर आइडलर्स के माध्यम से आरएल स्टीवनसन साहब जो हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर व्यक्ति चाहे तो खुले आकाश के नीचे बिना किसी किताब को पढ़े हुए भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और कहने का तात्पर्य उनका यही है कि भैया आप चीजों को देखकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पुस्तक की ही आवश्यकता हो।
ठीक है ना। स्टीवनसन साहब जो है, इनकी एक और फिलॉसफी रही है साहब। इनकी फिलॉसफी यह है कि मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए। क्या फिलॉसफी है? मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए। और ये प्रसन्न होने के तो लाभ भी बताते हैं। ये कहते हैं कि मनुष्य प्रसन्न रहता है तो यह उस मनुष्य के लिए भी लाभकारी है, और यह उस मनुष्य के लिए भी लाभकारी है, साथ ही साथ जिस समाज में वो प्रसन्नचित व्यक्ति रहता है उस समाज के लिए भी उसकी प्रसन्नता कैसी है? लाभकारी है, फायदेमंद है। क्योंकि प्रसन्नचित व्यक्ति को देखकर सामने वाला व्यक्ति भी थोड़ा सा क्या हो जाता है? प्रसन्न हो जाता है। अगर इनके प्रोफेशन की बात करें हम, तो भैया आर.एल. स्टीवनसन साहब अपने आप में एक नॉवेलिस्ट भी रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं और एसेइस्ट भी रहे हैं। ठीक है ना। क्या क्या है? नॉवेलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं और एसेइस्ट हैं। और इनके जो प्रमुख एसेज हैं, जैसे अपॉलॉजी फॉर आइडलर्स मैंने लिखा, उसके बाद एक इनका ऐसे है वॉकिंग टूर्स, एक है नाइट अमंग द पाइन्स, ए नाइट अमंग द पाइन्स, एक है इनका ए प्ली फॉर गैस लैम्प एटसेट्रा। तो ये कुछ इनके प्रमुख एसेज हैं। कृपया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे विक्टोरियन ड्रामास के बारे में बताता हूं। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको विक्टोरियन एज की प्रोज राइटिंग के बारे में आपका परिचय कराया था, विक्टोरियन एज की प्रोज के जो कैरेक्टर थे उनके बारे में, और साथ ही साथ जो दो प्रमुख आपके विक्टोरियन एज में प्रोज राइटर्स हुए उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब विक्टोरियन एज की इस वीडियो को पढ़ाते हुए हम लोग लिखते हैं विक्टोरियन ड्रामा की बात, यानी कि विक्टोरियन एज में ड्रामा कैसा था। यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं यहां बताने की कोशिश करता हूं। इस एज में अगर ड्रामा राइटिंग की आरंभ हुई है तो एक बार पुनः हम विलियम शेक्सपियर को वापस ले आए विक्टोरियन एज में। आप लोग परेशान मत होइए, कंफ्यूज मत होइए। विलियम शेक्सपियर साहब एलिजाबेथन एज में ही थे, 1564 में जन्म हुआ, 1616 में डेथ हो गई, फिर वो वापस नहीं आते हैं। लेकिन विक्टोरियन एज में ड्रामा, और आप कह सकते हैं कि ड्रामा राइटिंग को पॉपुलर बनाने का काम किया ऑस्कर वाइल्ड और रॉबर्टसन नामक दो व्यक्तियों ने। ऑस्कर वाइल्ड खुद एक ड्रामेटिस्ट हैं, और साथ ही साथ रॉबर्टसन नामक जो व्यक्ति हैं, इन लोगों ने क्या किया कि विलियम शेक्सपियर साहब के जो प्लेस थे उनका प्रोडक्शन किया, उनको लोगों के सामने दोबारा से प्रदर्शित किया। और आप कहें तो विक्टोरियन एज आते आते इस विक्टोरियन एज में विलियम शेक्सपियर के मरने के इतने वर्षों के बाद विलियम शेक्सपियर को सही पॉपुलैरिटी दिलाने का काम इस विक्टोरियन एज ने किया। ठीक है साहब। तो यहां से तो ड्रामा स्टार्ट हुआ। अब विक्टोरियन एज की अगर ड्रामेटिस्ट की बात हम लोग करते हैं तो दो नाम ऐसे हैं जो कि विक्टोरियन एज में ड्रामेटिस्ट के तौर पर मोस्ट फेमस हैं, और इन्हीं दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इन्हीं दोनों से जूनियर सुपर टेट में विक्टोरियन एज में अगर ड्रामा राइटिंग के बारे में पूछा जाएगा तो इन्हीं दो राइटर्स में से पूछा जाएगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक। तो सबसे पहले राइटर जो हैं वो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ड्रामा राइटिंग की बात करता हूं। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ, इसलिए इनको इरिश ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है। तो मैंने लिखा है आपके सामने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जन्म है 1856 में, 1856 में, और डेथ है 1950 में। डेथ कब है? 1950 में। क्या है बाय प्रोफेशन? साहब प्ले राइट थे, ये क्रिटिक भी थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। प्ले राइट, क्रिटिक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तीनों थे हमारे, तीन प्रोफेशन में थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब। अगर इनके ड्रामास की बात करें तो विक्टोरियन एज रोमांटिक एज के बाद आई। विक्टोरियन एज रोमांटिक एज के बाद आई है, लेकिन इनके प्लेस जो हैं वो साहब बाय नेचर एंटी रोमांटिक हैं। कैसे लिखे इन्होंने प्लेस? एंटी रोमांटिक प्लेस लिखे हैं। साथ ही साथ इनके प्लेस जो हैं वो एक और जेनर को जन्म देते हैं, और वो है ड्रामा ऑफ आइडियाज। ठीक। तो इनकी पहचान जो है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब की पहचान इनके द्वारा लिखे जाने वाले दो प्रकार के प्लेस के कारण है। पहला प्रकार है एंटी रोमांटिक प्ले और दूसरा है ड्रामा ऑफ आइडियाज। समझ में आ रही है मेरी बात है? दो प्रकार के ड्रामास के लिए इनको जाना जाता है, एंटी रोमांटिक प्लेस और ड्रामा ऑफ आइडियाज के लिए।
यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में, वो जो मैं आपको बता दूं। इन 1925 ही वॉन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। 1925 में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब ने साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको प्राप्त हुआ है, इनके प्ले सेंट जॉन के लिए। काय के लिए साहब? इनके प्ले सेंट जॉन के लिए इनको क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला है। शेक्सपियर साहब किसे अगर तुलना किसी इंग्लिश ड्रामेटिस्ट की जाती है तो वो है आपके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 100 प्लेस के करीब करीब लिखे हैं, ठीक है ना। और इनके मुख्य जो प्लेस हैं उनके मैं यहां नाम लिख रहा हूं, जैसे कि एक प्ले है कैंडिडा, ठीक। एक का आपको पता लग ही गया, सेंट जॉन, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। एक प्ले है इनका एप्पल कार्ड, तो एक प्ले है द आर्म्स एंड द मैन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्ले हैं बर्नार्ड शॉ साहब के, सेंट जॉन, कैंडिडा, एप्पल कार्ड, द आर्म्स एंड द मैन। तो इनको आपको ध्यान रखना है काय के लिए। एंटी रोमांटिक प्ले राइटर हैं ये, ड्रामा ऑफ आइडियाज लिखा करते थे ये। 1925 में इन्हें सेंट जॉन, इनका जो ड्रामा है उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। और इनके प्रमुख प्लेस जो हैं कैंडिडा, एप्पल कार्ड, आर्म्स एंड द मैन वगैरह हैं। जब मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं तो अब इसी उसमें क्रम में एक हमारे दूसरे ड्रामेटिस्ट और आते हैं विक्टोरियन ड्रामा में ही, जो कि अपने स्थान पर वैसे दोनों एक ही उसके हैं एज के, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ साहब, और दूसरा नाम मैं अब लिख रहा हूं आपके सामने, जॉन गाल्सवर्दी। क्या नाम साहब? जॉन गाल्सवर्दी। है दोनों विक्टोरियन एज के, लेकिन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एंटी रोमांटिक प्ले लिखते थे और ड्रामा ऑफ आइडियाज लिखते थे, तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी के प्लेस भी ड्रामा ऑफ आइडियाज को शो करते हैं, लेकिन इनकी लेखनी और शैली जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले तो इनका जन्म देख लेते हैं। 1867 में इनका जन्म होता है साहब, और मृत्यु है 1933 में। कब? 1867 से 1933 तक इनको भी भाई नोबेल प्राइज मिला है, और इनको नोबेल प्राइज मिला है 1932 में। कब मिला साहब? 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला है। अब जब मैं गाल्सवर्दी के प्लेस की बात करता हूं तो गाल्सवर्दी के प्ले जो हैं वो प्रॉब्लम प्लेस हैं। कौन से प्ले हैं साहब? इनके प्रॉब्लम प्लेस हैं, तो इनको प्रॉब्लम प्ले राइटर भी कहा जाता है। जब हम इनके प्लेस को पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिलती है, वो है कि ये एक ऐसे राइटर रहे हैं, इन्हें समाज के जो वीकर सेक्शन है, यानी कि जो निम्न तबके के लोग हैं समाज के, उनसे बड़ी हमदर्दी थी। जिनको? गाल्सवर्दी साहब को। समाज के जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, समाज का जो निम्न तबका होता है, उससे इन्हें बहुत अधिक सिंपैथी और बहुत लगाव था। इनके ड्रामाज में अगर हम देखें तो ये अपने ड्रामास के माध्यम से ऐसी प्रॉब्लम्स पर ध्यान आकर्षित करते हैं समाज का, जो कि निम्न तबका जिन समस्याओं से हमेशा लड़ता रहता है, भिड़ता रहता है, और जिन समस्याओं का सामना करता रहता है, या ऐसी समस्याओं पर, चूंकि मैं लगातार कह रहा हूं प्रॉब्लम प्लेस इन्होंने लिखे हैं, तो प्रॉब्लम यानी कि समस्या, या ऐसी समस्या पर ये प्लेस लिखा करते थे जो कि समाज के सभी लोग जिन समस्याओं का सामना करते हैं। इनके प्लेस जो हैं वह मोर टू हेड देन टू हार्ट होते थे, यानी कि इनके जो प्लेस हैं वो मस्तिष्क के लिए होते थे, ना कि हृदय के लिए। यानी कि भावनात्मक प्लेस नहीं लिखते थे, ये ऐसे प्लेस लिखा करते थे जो व्यक्ति के मस्तिष्क को झकझोरे, मस्तिष्क को झकझोरने का कार्य करे। तो हेड देन टू हार्ट प्लेस लिखा करते थे। इनका जो प्रमुख उद्देश्य था इनके प्ले राइटिंग का,
वो कदापि समाज को एंटरटेन करने का नहीं था। यानी कि इनके प्लेज जो हैं वो समाज के एंटरटेनमेंट के लिए ये प्ले नहीं लिखा करते थे, बल्कि समाज के अन्य लोगों को उन समस्याओं से अवगत कराना चाहते थे जो कि इम्परफेक्शन ऑफ द लॉ एंड द सोसाइटी के कारण थे। यानी कि समाज के लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे उन समस्याओं के लिए जिन समस्याओं से समाज अब तक अनभिज्ञ था और जो समस्याएं सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर थी या इम्परफेक्शन ऑफ लॉ के आधार पर थी। ठीक है ना। तो ऐसे राइटर हैं हमारे जॉन गॉल्सवर्दी साहब, प्रॉब्लम प्ले राइटर हैं। तो जब प्रॉब्लम शब्द आता है तो अपने आप समझ जाइए ये अपने प्लेज में उन समस्याओं का जिक्र किया करते थे जो कि इम्परफेक्शन ऑफ लॉ या इम्परफेक्शन ऑफ सोसाइटी के कारण होते थे। इनके प्लेज जो थे वो कदापि एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थे, बल्कि क्या के लिए थे, मनुष्य को अन्य मनुष्यों की समस्याओं से अवगत कराने के लिए ये अपने प्लेस लिखा करते थे साहब। अब इनके प्रमुख प्लेस के नाम लिख लीजिए। तो इनके प्रमुख प्लेस हैं जैसे कि द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स। अब सिल्वर बॉक्स प्ले इन्होंने कब लिखा, 1906 में इसका पब्लिकेशन होता है। ठीक, उसके बाद 1907 में ही इनका एक और प्ले आता है जिसका नाम है जॉय। क्या नाम है प्ले का, जॉय। फिर आता है अगला जिसका नाम है जस्टिस, 1910। आप कह सकते हैं कि बहुत गजब का प्ले लिखा है जॉन गॉल्सवर्दी साहब ने जस्टिस। बहुत बेहतरीन प्ले है कि किस प्रकार से समाज में इम्परफेक्शन ऑफ लॉ है और इस इम्परफेक्शन ऑफ लॉ के कारण एक व्यक्ति जरा सी गलती करता है और किस हद तक उस गलती के लिए उसको दंड भुगतना पड़ता है, ये इस प्ले जस्टिस में देखने को मिलता है। एक और प्ले इनके द्वारा है स्किन गेम। कौन सा है भैया, स्किन गेम। और कब लिखा है इन्होंने, 1920 में इसका पब्लिकेशन होता है साहब। और फिर आता है ए फैमिली मैन, ए फैमिली मैन। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्लेस जो हैं, और ये ए फैमिली मैन का पब्लिकेशन है 1921 में एक्सेट्रा। तो ऐसे महत्वपूर्ण राइटर हैं जॉन गॉल्सवर्दी साहब। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको विक्टोरियन एज से संबंधित दो विधाओं के बारे में आपको सूचित किया, बताया इस वीडियो के माध्यम से। एक तो विक्टोरियन प्रोज और दूसरा विक्टोरियन ड्रामास। ठीक है ना। दो आपके एसेस्ट जो कि विक्टोरियन प्रोज राइटिंग में आपके जो मुख्य हैं उनके बारे में, कार्लाइल साहब के बारे में मैंने आपको बताया, आर.एल. स्टीवनसन साहब के बारे में बताया। और विक्टोरियन एज के ड्रामास की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ और जॉन गॉल्सवर्दी इन दोनों के बारे में बताया। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है साहब, विशेष ध्यान से इनको सुनते रहिए। जो मैं बताता हूं उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि 25 नंबर का आपका जूनियर सुपरटेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आना है। तो प्लीज ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, मेरे वीडियोस को अंत तक देखा करिए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, या मेरा नंबर जो है वो आपको मैं दे चुका हूं कई बार, तो आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी अगर कोई आपको दिक्कत आती है। और अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।